हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में, जो कि है अध्याय 5 प्रकाशिकी यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के 2-3 वीडियो पहले भी जा चुके हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो हमारा जो आज का है टॉपिक वो है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ हमने पीछे क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर जो आपके आवर्धन क्षमता हमने देख ली है, दर्शन कोण कैसा होता है दर्शन कोण हमने देख लिया है, साथ में आँख की समंजन क्षमता हमने देखी कैसी होती है, आँख के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा कि आँख में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार से प्रतिबिंब आँख में बनता है, और दूरदृष्टि दोष और इसके साथ ही निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता और साथ में अबिंदुकता जैसी हमने 4 प्रकार की बीमारियों के बारे में भी समझा कि आँख में किस प्रकार की बीमारी होती है, ताकि जिसकी वजह से हमारी आँखों पे चश्मा लगता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। तो बच्चों जो है हमारा हमेशा से ही प्रयत्न रहा है कि अंतरिक्ष में हम झांकने का प्रयास करते रहे हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में झांकने के प्रयास में ये दूरदर्शी बड़ी काम आती है। तो दूरदर्शी में क्या होता है, ये एक प्रकाशिक यंत्र है। दूरदर्शी क्या है, प्रकाशिक यंत्र है, और इस प्रकाशिक यंत्र के द्वारा हम चंद्रमा, अन्य ग्रह अथवा तारों को देख पाते हैं, जो कि हम सामान्य आंखों से अपनी नहीं देख पाते। क्या आप दूसरे ग्रहों को देख पाते हो? चंद्रमा तो खैर दिखाई देता है, परंतु अन्य ग्रह जैसे कि आपका जो है शुक्र है या फिर और ग्रह हैं, बृहस्पति है, तो इस तरह के ग्रह हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, जो कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपकी टेलीस्कोप है, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, इसके द्वारा हम उन्हें भी देख पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख के समीप बना देते हैं। तो इसका एक चित्र दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, ये प्रकाशिक यंत्र है। तो ये किस प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है और क्या इसकी संरचना है, वो थोड़ा सा हम जानते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, अब इसकी संरचना क्या है। संरचना यानी कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन में इसकी क्या क्या शामिल होता है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि एक नली होती है, एक बड़ी नली होती है। किस प्रकार की नली होती है, जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको। ये इस प्रकार से कोई बेलनाकार नली होती है, इस प्रकार से कोई बेलनाकार नली होती है, जिसके अंदर एक नली और फिट होती है यहाँ पर। ठीक है, तो एक नली और यहाँ पर फिट होती है। तो इस प्रकार से नली जो है बंद होती है। तो इस प्रकार से ये एक नली होती है, लंबी नली होती है, जिसमें एक नली और पीछे की ओर फिट होती है। तो बेलनाकार नली होती है, जिसकी बेलनाकार नली के बड़ी जो लंबी वाली जो नली है बेलनाकार, इस बेलनाकार नली के एक सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का, बड़े द्वारक से मतलब है कि बड़ा लेंस, एक बड़ा उत्तल लेंस हम लेते हैं जिसका द्वारक बड़ा होता है और दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, वो भी बड़ी होती है, और इसे बोलते हैं हम अभिदर्शक लेंस। और अभिदर्शक लेंस को इंग्लिश में यदि हम बोले तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभिदर्शक जो दिखाया हुआ है उसका नाम क्या है, ओ। तो अभिदर्शक लेंस एक सिरे पर लगाया जाता है, और जो दूसरी नली होती है, दूसरी नली को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। जैसे कि आपने ये दिखाया हुआ है, हमने एक चैनल लगा दिया है यहाँ पे, तो चैनल में आगे पीछे इसे खिसका सकते हैं। इस चैनल को का हम जो नाम देते हैं, ये एक व्यवस्था बोलते हैं हम इसको। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, दंतुर दंड व्यवस्था। दंतुर दंड व्यवस्था इसका नाम होता है, कि इसके माध्यम से इसे हम आगे पीछे खिसका सकते हैं और इन दोनों लेंसों की दूरी को समायोजित कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूसरी वाली नली में
तो दूसरी वाली नली के अंदर एक लेंस और लगा होता है जो कि आँख के समीप होता है। ये आँख दिखाई हुई है प्रेक्षक की, आँख के समीप होता है और इसका द्वारक भी छोटा होता है और साथ में इसकी फोकस दूरी भी छोटी होती है और इसको इस दंतुर दंड व्यवस्था के द्वारा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है और इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है इसको बदला जा सकता है। तो साथ में इसमें एक क्रॉस तार लगा होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि ये आपका यहाँ पे आँख से देखने पर ये यहाँ पे लेंस लगा देते हैं और दूसरा जो क्रॉस तार होता है वो यहाँ कहीं होता है। इस प्रकार से क्रॉस तार लगा होता है और लेंस से हम क्रॉस तार को फोकस करते हैं। क्या करते हैं? फोकस करते हैं। इस क्रॉस तार पे लेंस की फोकस को पहले हम लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से फोकस लगा होता है। इस प्रकार से ये डॉक्टर का चिन्ह नहीं है, तो ये फोकस तार है। तो लेंस के द्वारा पहले हम इस तार को फोकस करते हैं। सर्वप्रथम इस नेत्रिका द्वारा, जो ये वाला लेंस है इसको हम नेत्रिका कहते हैं, ये भी एक उत्तल लेंस होता है। तो इस नेत्रिका को सर्वप्रथम हम फोकस तार पर फोकस करते हैं। इसके बाद आती है इसके बाद समायोजन की। समायोजन किस प्रकार से इसका किया जाएगा, यानी कि ये जो यंत्र बनाया हमने इसका समायोजन कैसे करेंगे। तो समायोजन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम जो हमने क्रॉस तार बताया आपको, इस नेत्रिका को क्रॉस तार पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो उसको खिसका कर फोकस करते हैं और साथ ही फोकस करने के बाद जो ये लेंस है अभिदर्शक लेंस को जिस वस्तु को हमें देखना होता है उस वस्तु की ओर हम इसको कर देते हैं। अब क्रॉस तार और अभिदर्शक लेंस को हम इस प्रकार से फोकस करते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अभिदर्शक लेंस के फोकस पर बन जाए और इस प्रकार से हमारे इसका समायोजन हो जाता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब का बनना कि इस दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब का बनने के लिए हम यह हेडिंग डाल देते हैं, प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम बड़े फोकस दूरी का उत्तल दर्पण हमने ले रखा है तो वस्तु के सामने जब रखते हैं हम इसके, तो ये किरणों कहाँ हम जो है इन जो है लेंसों को आगे पीछे दूरी को इस प्रकार से फोकस करते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बन जाता है, जो अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस पर बन जाता है। द्वितीय फोकस यानी कि एफओ ये अभिदर्शक लेंस का द्वितीय फोकस है एफओ और द्वितीय फोकस पर ये प्रतिबिंब बन जाता है। और इस प्रतिबिंब को ये जो नेत्रिका है वो आभासी वस्तु मान लेती है। क्या मानती है? आभासी वस्तु मान लेती है और इसका एक दूसरा प्रतिबिंब यानी कि अंतिम प्रतिबिंब बनाती है, जो कि प्रतिबिंब A2B2 हमारा बन जाता है। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बना था? एफओ पर, जो कि अभिदर्शक लेंस का द्वितीय फोकस था। तो एफओ पर जो प्रतिबिंब A1B1 बनता है, ये जो प्रतिबिंब है ये इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और ये लेंस नेत्रिका इस प्रतिबिंब का यानी कि इस आभासी वस्तु का एक नया प्रतिबिंब बनाती है, अंतिम प्रतिबिंब, जो कि सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। तो इस प्रकार जो है हमें अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो हम यदि B2 की स्थिति देखना चाहें कि B2 की स्थिति है कहाँ, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये A1 B1 आया था तो B1 से दो किरणों को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? एक तो समांतर किरण लेते हैं जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर होती है और एक दूसरी किरण जो इस लेंस के नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो इस प्रकार जब हम दो किरण लेते हैं और इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है इस प्रकार से, तो ये एक बिंदु B2 पर ये यहाँ पर आती हैं, तो जिससे हमें B2 की स्थिति पता चल जाती है। और ये किरणें जब इस साइड में आकर आँख पर प्रतिबिंब बनाती है और आँख को ये प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो वस्तु जो बहुत दूर थी उसका बड़ा प्रतिबिंब जो है हमारी आँख देख पाती है इस दूरदर्शी के द्वारा। तो इसमें कुछ दूरियां दी गई हैं, जैसे कि ये क्योंकि आभासी वस्तु का कार्य करता है A1 B1, तो इसलिए इस लेंस से इसकी दूरी क्या ली गई है? UE ली गई है। और ये FO जो कि पहला प्रतिबिंब बनाता जो कि आपका FO पर बनाता, तो इस अभिदर्शक लेंस से उसकी दूरी कितनी हो गई? FO, यानी FO दूरी हो जाती है फोकस दूरी,
और जो वी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, वी बना, तो वी इस लेंस से उसकी दूरी कितनी है, वी, प्रतिबिंब की दूरी वी हो जाती है, जो कि कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन जाता है। इसमें एक स्थिति और है, यदि हम आगे पीछे इस जो है नली को आगे पीछे चलाकर हम दूरी इस प्रकार से समायोजित करें कि प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, एफ डैश पर बन जाए। एफ डैश क्या है, इस लेंस का, नेत्रिका का प्रथम फोकस है, और द्वितीय फोकस कहाँ है, एफ है। तो यदि प्रतिबिंब हम यहाँ बना ले, किसी तरह से प्रतिबिंब यहाँ बना ले, तो ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा इस नेत्रिका के लिए, और जो ये प्रतिबिंब है ये कहाँ चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये अनंत पर कहीं जाकर बनेगा, दूर कहीं जाकर, जैसे कि वस्तु अनंत पर थी तो ये प्रतिबिंब भी अनंत पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम संरचना समायोजन और प्रतिबिंब हमने इस दूरदर्शी का देख लिया। अब हम इसकी आवर्धन क्षमता पर बात करते हैं। तो अब इसकी जो आवर्धन क्षमता हमें निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। तो आवर्धन क्षमता हमने क्या पढ़ी थी कि आवर्धन क्षमता पढ़ी थी हमने, जो अंतिम प्रतिबिंब आँख पर कोण बनाता है, आँख पर दर्शन कोण बनाता है, उसको यदि हम वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण से भाग दे दें तो वो क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु ने अभिदर्शक पर अल्फा कोण बनाया है, तो हम ये मान लेते हैं कि वस्तु जो है वो नेत्र से बहुत दूर है, क्योंकि है भी दूर, क्योंकि हम चंद्रमा या फिर किसी अन्य तारे की हम जो हैं क्योंकि चंद्रमा और अन्य तारे को हम देखना चाह रहे हैं, तो वो तारा या चंद्रमा जो है आँख से बहुत दूर है। तो जब वो बहुत दूर है तो जो अल्फा कोण उस वस्तु ने अभिदर्शक पर बनाया उसे ही हम वस्तु द्वारा बना कोण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वस्तु द्वारा बना कोण। वस्तु द्वारा बना कोण क्या है हमारा, अल्फा है। क्या है, अल्फा। और जो अंतिम प्रतिबिंब है A2 B2, ये नेत्रिका पर बीटा कोण बनाता है, और नेत्रिका किसके समीप है, आँख के समीप है। तो इस कोण को हम, जो दर्शन कोण बना, इसे हम आँख पर बना हुआ कोण मान सकते हैं। तो आँख पर प्रतिबिंब ने क्या कोण बनाया, बीटा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर कोण, आँख पर बना कोण हमने मान लिया बीटा, और ये क्या है, दर्शन कोण है दोनों ये। तो जब ये अल्फा कोण बनाती है तो यहाँ भी कोण क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो यहाँ भी अल्फा कोण बन जाएगा। और इस प्रकार हम एक त्रिभुज ले लेते हैं OA1B1। OA1B1 हमने त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया, त्रिभुज। तो त्रिभुज ले लिया OA1B1, और इसमें ये क्या हो जाता है, tan अल्फा निकालने से, tan अल्फा होता है लंब बटे आधार। तो जो ये लंब होगा और आधार क्या होगी, ये होगी OA1। तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया, OA1B1 लंब यानी कि A1B1 बटे OA1, ये हमारा हो जाता है। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि अल्फा जो कोण है वो बहुत छोटा बनता है, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है, चंद्रमा बहुत दूर है, तारे बहुत दूर हैं, तो ये कोण बहुत छोटे बनते हैं। तो उस हिसाब से अल्फा जो होगा वो छोटा मानकर हम tan अल्फा की जगह अल्फा ले लेते हैं। तो ये इसमें हम क्या कहते हैं, यदि कोण अल्फा छोटा है तब उस स्थिति में अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर अल्फा लेते हैं, और अल्फा बराबर A1B1 बटे OA1। एक स्थिति हमारी ये आ जाती है। इसके अलावा बीटा निकालते हैं, तो बीटा के लिए त्रिभुज क्या ले लेते हैं हम, A1B1 और E। त्रिभुज कौन सा ले लिया, A1B1E। तो त्रिभुज ले लिया A1B1E से, और इसमें भी हम क्या करते हैं, tan बीटा निकालते हैं। तो tan बीटा बराबर लंब, तो लंब कौन सा होगा, लंब यही होगा, और आधार कौन सा होगा, A1E। तो A1B1 बटा A1E, ठीक है। तो इसे भी बीटा हमने मान लिया, क्योंकि कोण क्या है, छोटा बन रहा है। तो A1B1 बटे A1E ये हमारा आ जाता है। और आवर्धन क्षमता क्या होती है,
आवर्धन क्षमता को देखते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर दर्शन कोण जो कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हो और वस्तु द्वारा कोण अल्फा, इनका अनुपात होता है यानी कि बीटा बटे अल्फा। तो बीटा कितना है? तो A1B1 बटे A1E और फिर बटा A1B1 बटा OA1। तो A1B1 से A1B1 कट जाता है, ये कट जाता है और ये ऊपर चला जाता है, यानी कि ये हो जाता है OA1 बटे A1E हो जाता है, OA1 बटे A1E हो जाता है। इसको मैं इधर हल कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हल कर देता हूँ इस साइड में। तो ये क्या आ जाएगा? OA1 दूरी बताओ कितनी है, यानी कि O हमारी ये है, OA1 जो दूरी है ये हमारी, क्योंकि फोकस पर बना है, अभिदर्शक लेंस के फोकस पर ये प्रतिबिंब बना है, तो FO तक की दूरी कितनी है? FO है, यानी कि OA1 कितना हो गया, यानी कि आवर्धन क्षमता M बराबर FO बटे A1E। तो A1E दूरी क्या है? UE। तो UE दूरी को हम क्या लेंगे? माइनस की, क्योंकि ये इधर से इधर नापी जा रही है और इस दूरी को हम इधर से इधर नाप रहे हैं। तो हमने इसको प्लस लिया और इसको माइनस लिया, तो आवर्धन क्षमता हमारी कितनी आ गई? M बराबर माइनस के FO बटे UE। तो इस प्रकार से हमारी आवर्धन क्षमता निकल आती है। तो इसमें दो विभिन्न स्थितियां हैं, दो विभिन्न स्थितियों में देखते हैं कि आवर्धन क्षमता कितनी निकलती है। पहली स्थिति क्या है इसमें कि हम कहते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब यानी कि ये वाला प्रतिबिंब A2B2 कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। हमने कहा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, हमने अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर मान लिया कि ये जो प्रतिबिंब अनंत पर कहीं जाकर बनता है। तो ये कब बनेगा अनंत पर? जब ये जो अभिदर्शक ने प्रतिबिंब बनाया A1B1 ये FE डैश पर बन जाए। किस पर बन जाए? FE डैश, यानी कि इसके प्रथम फोकस यानी कि नेत्रिका के प्रथम फोकस पर यदि ये प्रतिबिंब बन जाए, तो इसका मतलब जो UE थी बढ़कर क्या हो जाएगी? UE डैश हो जाएगी, मतलब UE क्या हो जाएगी? FE डैश हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा? UE बराबर FE डैश क्या हो जाएगी? UE बराबर FE हो जाएगी, यानी कि जो दूरी होगी वो क्या होगी? FE डैश तो एक बिंदु है, ये फोकस बिंदु, तो इस तक की दूरी कितनी होगी? FE हो जाएगी। तो UE बराबर FE रख दो इस सूत्र में, क्या होगा? तो M कितना आ जाएगा? M बराबर माइनस के FO बटे FE। तो इस प्रकार से हम जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब हमारा जो आवर्धन क्षमता होती है दूरदर्शी की वो ऐसे निकाली जाती है। और इस स्थिति में इस पूरी नली की लंबाई कितनी होगी, यानी कि दूरदर्शी की लंबाई क्या लेंगे हम? दूरदर्शी की लंबाई इस स्थिति में। तो दूरदर्शी की लंबाई हो जाती है तुम्हारी FO और प्लस UE लिया था हमने, FO प्लस UE होना चाहिए था ये दूरी, यानी कि FO और UE किसके बराबर? FE के। तो ये हो जाएगी FO प्लस FE। तो इस प्रकार से हम दूरदर्शी की लंबाई भी निकाल सकते हैं। इसका एक केस और है दूसरा जो कि हम लेते हैं, तो वो केस क्या है? द्वितीय केस। तो दूसरी स्थिति क्या है हमारी? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी कि D पर बनता है। न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि क्या होती है? D होती है, यानी कि प्रतिबिंब अंतिम बनेगा तो V निकालेंगे हम, तो V कितना हो जाएगा? माइनस का D हो जाएगा, V माइनस का D हो जाएगा। अब लेंस का सूत्र रख दो। लेंस का सूत्र क्या था? 1/V माइनस 1/UE बराबर 1/FE। ये लेंस का हमने सूत्र रख दिया। तो V की जगह हमने क्या रख दिया? 1/ माइनस का D, ये वाला। और UE भी जब इधर से इधर नापा जाएगा, ये UE इधर से इधर ही तो नाप रहे हैं, तो इसको भी माइनस का UE कर देते हैं
और 1/FV। तो करो इसको, तो 1/D, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/UE ऐसा कैसे बच गया, माइनस के 1/D को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1/D प्लस 1/FE, ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे और हल करते हैं, इसे और हल करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें 1/FE को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/FE को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर FE आ जाएगा अपॉन D प्लस 1, क्योंकि आप इसे अंदर वापस गुणा करोगे तो FE से FE कट जाएगा तो 1/D रह जाएगा, और FE जब ये इधर जाएगा तो 1/FE हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें FO से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो FO से जब गुणा करते तो FO बटे UE, और इधर भी कर दिया हमने FO बटे FE, इसको पलट के लिख दो 1+D/FE, ये इस तरह से आ जाएगा पूरा, D ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, सॉरी इस तरह से नहीं आएगा, ये आएगा आपका 1+D/FE, ये इस तरह से सूत्र आ जाएगा। अब आप ये क्या देख रहे हो, FO बटे UE क्या होता है, FO बटे UE क्या होता है, माइनस के M हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा तो FO बटे UE कितना हो गया, माइनस के M, तो ये आपका हो गया माइनस के M बराबर FO बटे FE और 1+D/FE, ये आ जाएगा, और माइनस जब उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, M बराबर FO बटे FE और यहाँ माइनस आ गया, और 1+D/FE, और ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया आवर्धन क्षमता का। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। और इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई निकाल लो, दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, तो दूरदर्शी की लंबाई होगी, दूरदर्शी की लंबाई बराबर हमने क्या निकाली थी पहले, FO, और उसमें मोड के अंदर UE आ जाएगा, यानी कि UE को हम क्या लेंगे, धनात्मक ले लेंगे, यानी कि FO प्लस UE, और UE को हमने धनात्मक ले लिया क्योंकि धनात्मक ही लेते हैं, यहाँ पे लंबाई धनात्मक ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी दूरदर्शी की लंबाई भी इस स्थिति में निकाल सकते हैं। तो बच्चों, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी आपको समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, आवर्धन क्षमता निकलवा लेते हैं। आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाती है, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र दे देंगे और कहेंगे इस जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो वो सूत्र हमें, ये वाला सूत्र हमें निगमन करो, इसका सूत्र का निगमन करो, और इसका आरेख बनाओ, दूरदर्शी का, अपवर्ती दूरदर्शी का आरेख बनाओ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाया इसमें, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं आपको दिक्कत लगी है तो वीडियो को रिपीट करके देख लें। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।